जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों हम आप लोग को हिंदी चैप्टर 5 जो कि है नागरी लिपि जिसके लेखक है गुणाकर मूल्य, तो आज हम इसके पूरे VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। उससे पहले हम आपको लेखक परिचय के बारे में बता देते हैं, क्योंकि लेखक परिचय से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। हम आपको आशा दिलाते हैं कि इस लेखक परिचय से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि हम पूरे किताब पढ़कर ये लेखक परिचय लिखे हुए हैं। तो आप इसे देख सकते हैं। तो लेखक का नाम है, यानी कि जो निबंध है जिसका नाम है नागरी लिपि, उसके लेखक का नाम है गुणाकर मूले। जिनका जन्म हुआ था, यहाँ पे 2 और पॉइंट में देखिएगा, तो जिनका जन्म हुआ था 1935 ईस्वी में, और कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के अमरावती जिले में। तो इनका जो जन्म हुआ था 1935 ईस्वी में, जो कि महाराष्ट्र के अमरावती जिले में, ये आप याद कर लीजिएगा, जो कि बहुत ही VVI क्वेश्चन है। उसके बाद प्रारंभिक जो शिक्षा इनका हुआ वो हुआ था मराठी में। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि गुणाकर मूल्य का प्रारंभिक शिक्षा किस भाषा में हुआ, तो वो हुआ था मराठी में। इनका निधन हो गया 2009 ईस्वी में, यानी कि मृत्यु। अब गुणाकर मूल्य की प्रमुख जो कृतियां हैं, इनमें से ये आप याद कर लीजिए, इससे आप एक भी बाहर नहीं पूछेगा, जो कि है अक्षरों की कहानी। 2 और पॉइंट है भारत इतिहास और संस्कृति। 3 और पॉइंट है प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक। 4 और पॉइंट है आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक। ये आप दोनों ट्रिक से याद कर सकते हैं, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक और आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक। एक है प्राचीन और एक है आधुनिक। उसके बाद 5वां पॉइंट है मैंडलीफ। उसके बाद 6ठा पॉइंट है महान वैज्ञानिक, केवल महान वैज्ञानिक। 6ठा नंबर पॉइंट है सौर मंडल। तो आपको क्वेश्चन इस तरह पूछ देगा कि सौर मंडल निम्नलिखित में किस लेखक के द्वारा लिखा गया है, तो आपको मारना है गुणाकर मूल्य। और उसके बाद अगला पॉइंट है सूर्य, जो कि इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, गुणाकर मूल्य। उसके बाद नक्षत्र लोग, ये बहुत पूछता है, आप इसे जरूर ही याद कर लीजिएगा। नक्षत्र लोग जो है गुणाकर मूल्य के द्वारा ही लिखा गया है। उसके बाद भारतीय लिपियों की कहानी, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये नक्षत्र लोग, भारतीय लिपियों की कहानी और सौर मंडल, ये तीनों आप जरूर ही याद कर लीजिएगा। तो ये जो है गुणाकर मूल्य द्वारा लिखा गया है। अब उसके बाद है अंतरिक्ष यात्रा, ब्रह्मांड परिचय, भारतीय विज्ञान की कहानी। तो आप इतना याद रखिए, ये इससे एक भी जो है इनके लेखनी के बारे में, इससे एक भी आगे नहीं पूछेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नोट में देखिएगा, तो यहाँ पे एक पहला नोट है जो कि अक्षर कथा। यहाँ पे बीच में स्लैश देना हम भूल गए हैं। यहाँ पे अक्षर कथा जो इनका पुस्तक है में गुणाकर मूल्य ने संसार की प्रायः सभी प्रमुख पुरा लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है। तो आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है कि गुणाकर मूल्य ने संसार की सभी पुरा लिपियों को किस पुस्तक में जो है विस्तृत जानकारी दी है, तो है अक्षर कथा। उसके बाद अगला पॉइंट है नागरी लिपि निबंध भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि नागरी लिपि जो आपका ये पाठ है, जो आपके 10th क्लास में दिया हुआ है, ये लिया गया है भारतीय लिपियों की कहानी, एक पुस्तक है, उसी से ये कहानी निबंध जो है लिया गया है। अब आते हैं हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर, जो कि है चैप्टर 5 नागरी लिपि, और वो भी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप इसमें ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं, जो कि है गुणाकर मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की थी। तो आपको उसी हम लेखक परिचय में बता दिए हैं अभी कि जो इनका प्राथमिक शिक्षा हुआ था वो मराठी भाषा में हुआ था, यानी कि एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर A। दोनों और क्वेश्चन पे आ चुके हैं, जो कि है मूल्य ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की। तो जो गुणाकर मूल्य हैं वो हिंदी और अंग्रेजी की जो पढ़ाई है वो वर्धा में किए थे, यानी कि 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर C। 3 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं, जो कि है नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो नेपाली, नेवारी, ये सभी जो है देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, यानी कि 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर D। 4 नंबर क्वेश्चन है, जो कि ये आप अक्षर देख रहे हैं, ये
अक्षर का संबंध वर्तमान में किस भाषा से है? तो नेपाली से, मराठी से, तमिल से या फिर बांग्ला से। तो इसका राइट आंसर, 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि मराठी से। 5 नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं जो कि है बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है। ऑप्शन नंबर ए पुत्री, बहन, भगनी या बहू। तो बांग्ला लिपि जो है वो प्राचीन नागरी लिपि की जो है बहन है। यहाँ पे गुणाकर मूल्य जी ने कहा था कि जो बांग्ला लिपि है वो प्राचीन नागरी लिपि की बहन है। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 6 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं जो कि है केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि नागर लिपि में। 7 नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं जो कि है पहले पहल किस राजाओं के लेख के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए देवगिरी के राजाओं का, विजयनगर के राजाओं का, राष्ट्रकूट के राजाओं का या फिर चोल राजाओं का। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि विजयनगर के राजाओं का, यानी कि पहले पहल किन राजाओं के लेख के लिपि को ही नंदी नागरी कहा गया? तो वो थे विजयनगर के राजाओं। 8 नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं जो कि है टकसाल का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए सिक्कों से, बी अभिलेखों से, ऑप्शन नंबर सी लिपि से या फिर ऑप्शन नंबर डी अनाज के ढेरों से। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि सिक्कों से। तो टकसाल का संबंध किससे हो जाएगा? सिक्कों से। 9 नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं जो कि है श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए जैन धर्म से, ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म से, ऑप्शन नंबर सी सिख धर्म से या फिर ऑप्शन नंबर डी वैष्णव धर्म से। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि जैन धर्म से। 10 नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में राम सिंह शब्द अंकित करवाए थे? ऑप्शन नंबर ए शेर शाह सूरी, ऑप्शन नंबर बी हरिहर या फिर अकबर या ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो 10 का राइट आंसर जो अकबर थे वो उन्होंने अपने सिक्कों पर राम सीता का जो है आकृति लगाया था और उसके पीछे राम सिंह शब्द अंकित करवाया था, जो कि अकबर एक मुसलमान शासक थे लेकिन फिर भी वो राम सीता को मानते थे। यानी कि 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 11 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं जो कि है नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। तो आपको हम शुरू में ही बताए हैं कि नागरी लिपि किसके द्वारा लिखा गया है? तो लिखा गया है गुणाकर मूले, यानी कि 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं जो कि है नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए अक्षरों की कहानी, भारतीय लिपियों की कहानी, अक्षर कथा या फिर इनमें से कोई नहीं। ये भी हम लेखक परिचय में शुरू में बता दिए हैं कि जो नागरी लिपि है वो भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। ये आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही वीवीआई है। यानी कि 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 13 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं जो कि है मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? तो मराठी किस में लिखा था है? ब्राह्मणी में, नंदी नागरी, देवनागरी या फिर मराठी लिपि में। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन और सी यानी कि देवनागरी में। जो भी नेपाली, नेवारी, मराठी जो भी ये भाषाएं हैं ये सभी देवनागरी में लिखी जाती हैं, यानी कि 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 14 नंबर आ चुके हैं जो कि है सिद्धम क्या है? ऑप्शन नंबर ए मंत्र, ऑप्शन नंबर बी सिद्ध योग, ऑप्शन नंबर सी साधु या डी एक प्रकार की लिपि। तो सिद्धम जो है वो एक प्रकार की लिपि है, यानी कि 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 15 नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन नंबर ए प्रयाग, ऑप्शन नंबर बी काशी, ऑप्शन नंबर सी मथुरा या ऑप्शन नंबर डी उज्जैन। तो देवनागरी की संज्ञा जो दी गई है वो है काशी को, यानी कि 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 16 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं जो कि है मालवा में
नगर नागर लिपि का इस्तेमाल होता है ऐसा किसने कहा? तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि अल्बेरूनी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 17 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं जो कि है अमोघ वर्ष कौन था? ऑप्शन नंबर ए एक विद्वान, ऑप्शन नंबर बी प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा, या ऑप्शन नंबर सी एक कवि, या ऑप्शन नंबर डी राजवैद। तो अमोघ वर्ष जो था वो एक प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था, यानी कि 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं जो कि है मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? ऑप्शन नंबर ए प्राकृत, बी अपभ्रंश, सी संस्कृत, या फिर ऑप्शन नंबर डी हिंदी। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि संस्कृत में, यानी कि मिहिर भोज की जो ग्वालियर ये प्रशस्तित जो भाषा है वो संस्कृत में है। ऑप्शन 19 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं जो कि है बेतमा कहाँ है? इंदौर के पास, इलाहाबाद के पास, पुणे के पास, या फिर पटना के पास। तो बेतमा जो है वो है इंदौर के पास, यानी कि 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 20 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं जो कि है ईसा की 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा है? ऑप्शन नंबर ए नंदी नागरी, ऑप्शन नंबर बी देवनागरी, ऑप्शन नंबर सी गुजराती, या ऑप्शन नंबर डी ब्राह्मणी। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि नंदी नागरी कहा है। 21 नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं जो कि है हिंदी लिखी जाती है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि, खरोष्ठी लिपि, गुजराती लिपि, या फिर ब्राह्मणी लिपि। तो आप लोग को पता ही होगा जो हिंदी जो भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, यानी कि 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 22 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं जो कि है विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मणी लिपि, ऑप्शन नंबर बी सिद्धम लिपि, ऑप्शन नंबर डी नंदी नागरी लिपि, या ऑप्शन नंबर डी नागर नागरी लिपि। तो विजयनगर के राजाओं को जो लेख मिला है उसका नाम दिया गया है नंदी नागरी लिपि, यानी कि 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 23 नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं जो कि है नागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी? ऑप्शन नंबर ए 15वीं सदी में, ऑप्शन नंबर बी ईसा पूर्व काल में, ऑप्शन नंबर सी 8वीं 11वीं सदी में, या ऑप्शन नंबर डी कभी नहीं। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 8वीं 11वीं सदी में। 24 नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं जो कि है पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? ऑप्शन नंबर ए नंदी नागरी, बी कोंकणी, या ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मणी, या ऑप्शन नंबर डी सिद्धम। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि पहले दक्षिण भारत की जो नागरी लिपि है उसे सिद्धम लिपि के नाम से जानते थे। आ चुके हैं 25 नंबर क्वेश्चन जो कि है गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1935 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1936 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1937 ईस्वी में, या ऑप्शन नंबर डी 1938 ईस्वी में। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1935 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो हम आपको पहले ही बता दिए हैं, यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए 1935 ईस्वी में कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के अमरावती जिले में। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? 1935 में। 26 नंबर आ चुके हैं जो कि है गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए केरल, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र, या डी उत्तर प्रदेश। आपको कुछ देर पहले ही बताए हैं कि जो गुणाकर मूल्य का जन्म हुआ था वो हुआ था महाराष्ट्र के अमरावती जिले में, यानी कि 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 27 नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं जो कि है परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? 27 का ए धारा नगरी के, ऑप्शन नंबर बी मेवाड़ के, सी कन्नौज के, या फिर ऑप्शन नंबर डी अजमेर के। तो परमार शासक भोज जो रहने वाले थे वो थे धारा नगरी के रहने वाले थे, यानी कि 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 28 नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं जो कि है गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा? ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र, बी कुसुमपुर, या सी बिलासपुर, या डी देवनागर। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि
देवनगर कहा जाता था। गुप्तों की जो राजधानी था उसे देवनगर कहा जाता था। 29 नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं जो कि है गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन और बी हो जाएगा, यानी कि 2500 से अधिक ज़्यादा इन्होंने जो निबंध लिखा है। 30 नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं जो कि है भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है। ऑप्शन और ए गुणाकर मूले, ऑप्शन और बी नलिन बिलोचन शर्मा, ऑप्शन और सी महादेवी वर्मा या ऑप्शन और डी सुमित्रानंद पंत। तो जो भारतीय लिपियों की कहानी है वो गुणाकर मूले ने लिखा है, और जो इसी पुस्तक से ही जो ये आप देख रहे हैं पाठ जिसका नाम है नागरी लिपि, ये इसी पुस्तक से यानी कि भारतीय लिपियों की कहानी से ही लिया गया है। यानी कि 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुणाकर मूले। 31 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं जो कि है इस्लामी शासक का आरंभ काल है। ऑप्शन नंबर ए 12वीं सदी से, ऑप्शन नंबर बी 13वीं सदी से, ऑप्शन नंबर सी 14वीं सदी से या ऑप्शन नंबर डी 15वीं सदी से। तो इस्लामी शासक का जो आरंभ हुआ था वो हुआ था 12वीं सदी से, यानी कि 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 32 नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं जो कि है गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई। तो आपको शुरू के स्लाइड में ही बता दिए हैं कि इनका जो मृत्यु हुआ था वो 2009 ईस्वी में हुआ था, यानी कि 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 33 नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं जो कि है नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए पूर्वी भारत, बी पश्चिमी भारत, सी दक्षिणी भारत या डी उत्तरी भारत। देखिएगा नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें दक्षिणी भारत से ही मिलता है, यानी कि 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला है 34 नंबर क्वेश्चन बेतमा दान पत्र किस समय का है। तो बेतमा जो दान पत्र है 1020 ईस्वी का है, यानी कि 1020 ईस्वी का, यानी कि 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 35 नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं जो कि है उत्तर भारत के नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। ऑप्शन नंबर ए 8वीं सदी, ऑप्शन नंबर बी 6ठी सदी, सी 9वीं सदी या डी 4थी सदी। तो उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख हमें मिलने लग जाते हैं वो है 8वीं सदी से। यह भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, यानी कि 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 36 नंबर आ चुके हैं जो कि है निबंध के लेखक हैं, यानी कि जो ये आपका है इसका नाम है नागरी लिपि, इसके निबंधकार कौन है वो खुद हैं गुणाकर मूले, जिनका आप फोटो बगल में देख रहे हैं। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर आ चुके हैं जो कि है तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं। ए उत्तर भारत की, बी पश्चिमी भारत की, सी पूर्वी भारत की या डी दक्षिणी भारत की। तो तमिल, मलयालम, तेलुगु जो ये भाषाएं हैं, कन्नड़, ये दक्षिणी भारत की भाषाएं हैं, यानी कि 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 38 नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं जो कि है रामायण के रचनाकार, रामायण की रचना किस भाषा में है। जो कि है ऑप्शन नंबर ए संस्कृत, बी हिंदी, ऑप्शन नंबर सी उर्दू या ऑप्शन नंबर डी अंग्रेजी। तो इसका आप खुद सही आंसर दे सकते हैं, जो कि है रामायण के रचनाकार जो है वो रचना जो है संस्कृत में किया गया है, यानी कि 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 39 नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं जो कि है नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है। ऑप्शन नंबर ए साक्षात्कार है, बी निबंध है, सी भाषण है या ऑप्शन नंबर डी कहानी है। तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इनकी जो नागरी लिपि है वो एक निबंध है। 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 40 नंबर आ चुके हैं जो कि है दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए देवनागरी, ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मण नागरी या ऑप्शन नंबर सी नंदी नागरी या ऑप्शन नंबर डी विजय नागरी। तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नंदी नागरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं जो कि है 10वीं 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया।
ऑप्शन नंबर ए अकबरनामा, बी शाहनामा, सी पद्मावत या डी रामचरितमानस। तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि पद्मावत जो था वही भारत और यूरोप के बीच एक रचना था जो संबंध के बारे में, व्यापार के संबंध के बारे में बताया था। 42 नंबर आ चुके हैं। दक्षिण भारत के द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्रचलित है? तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि तमिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर आ चुके हैं, जो कि है सरहपाद की कृति है। ऑप्शन नंबर ए दोहा कोश, बी पृथ्वीराज रासो, सी मृच्छ कटिकम या डी मेघदूतम। तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि दोहा कोश। सरहपाद की रचना दोहा कोश से बहुत ही वीआई क्वेश्चन है, आप इसे याद कर लीजिएगा। 44 नंबर आ चुके हैं, जो कि है दोहा कोश किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए सरहपाद की, ऑप्शन नंबर बी रसखान की, ऑप्शन नंबर सी जीवनानंद दास की या ऑप्शन नंबर डी गुरु नानक की। तो दोहा कोश जो कि है सरहपाद की रचना है, इनकी 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 45 नंबर आ चुके हैं, जो कि है हिंदी के आदि कवि कौन हैं? तो हिंदी के जो आदि कवि हैं उनका नाम है सरहपाद, यानी कि 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 46 नंबर आ चुके हैं, जो कि है सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? मैक्स मुलर की, बिरजू महाराज की, गुणाकर मूल्य की या महात्मा गांधी की। तो हमको पहले ही स्लाइड में बता दिया है कि जो सूर्य नामक जो पुस्तक है वो गुणाकर मूल्य के द्वारा लिखा गया है, यानी कि 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 47 नंबर आ चुके हैं, जो कि है नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन नंबर ए देवनागरी, ऑप्शन नंबर बी खरोष्ठी, ऑप्शन नंबर सी सौरसेनी या ऑप्शन नंबर डी ब्राह्मणी। तो जो नेवारी भाषाएं हैं वो लिखा जाता है देवनागरी में, यानी कि 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए थे। आपका 47 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। अब दोस्तों आपका चैप्टर 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ख़त्म हो चुका है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में दबाकर शेयर कीजिए, क्योंकि आपके जो ये 20-25 मिनट का वीडियो हमको बनाने में लगभग 5 घंटे का समय इसके पीछे लगता है। तो आप लोग इन मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं जल्द ही अगले चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।